हिंदी साहित्य के आसमान में वैसे तो कई सितारे चमके हैं, लेकिन कुछ की रोशनी ऐसी होती है ना जो पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही युग प्रवर्तक व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं, महादेवी वर्मा जी की। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों उन्हें पूरे सम्मान के साथ हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली। जरा इन शब्दों की गहराई पर गौर कीजिए। ये कोई साधारण काव्यात्मक लाइन नहीं है। सच कहूं तो ये महादेवी वर्मा के पूरे व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनके शब्दों में जो एक गहरी भावनात्मक गूंज और वेदना का स्वर था, उसी ने उन्हें आधुनिक मीरा का नाम दिलाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीराबाई के भजनों में प्रेम और पीड़ा का अद्भुत संगम होता था, वही संगम महादेवी जी की कविताओं का भी मूल आधार है। अब अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो ये अंक 4 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल छायावाद नामक महान साहित्यिक युग के 4 आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ महादेवी वर्मा इस प्रतिष्ठित समूह का एक बेहद अहम और अटूट हिस्सा है। तो आज के सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम सबसे पहले आधुनिक मीरा के रूप में उनकी सांस्कृतिक शक्ति को समझेंगे, फिर उनके जीवन और शिक्षा पर बात करेंगे, उसके बाद छायावाद और उनकी काव्य शैली, उनका गद्य और प्रमुख रचनाएं, उनके प्रसिद्ध गीत और अंत में उनके सम्मान और विरासत पर नजर डालेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आधुनिक मीरा एक सांस्कृतिक शक्ति। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जहां हम उनके जीवन और शिक्षा के सफर को देखेंगे जो 1907 से शुरू होकर 1987 तक चला। देखिए, महादेवी वर्मा का कद सिर्फ उनकी कलम तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसा नाम बन गई जिन्होंने अपने समय की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा दी। इस अपार प्रतिभा की शुरुआत होती है 26 मार्च 1907 से, जब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा उज्जैन में हुई और उसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। ये संस्कृत की ही शिक्षा थी जिसने उनकी भाषा को इतना समृद्ध और परिष्कृत बनाया। लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में काम करने के बाद 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये सच में सिर्फ एक जीवन काल नहीं था, बल्कि साहित्य और शिक्षा के लिए की गई एक तपस्या थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर उन्हें सिर्फ एक कवयित्री मान लेते हैं ना, लेकिन असल में वो एक बहुआयामी नेतृत्वकर्ता थीं। महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य की भूमिका निभाने से लेकर मशहूर चांद मासिक पत्रिका का सफल संपादन करने तक उनका दायरा बहुत बड़ा था। इतना ही नहीं, साहित्यकारों को एक स्वतंत्र मंच देने के लिए उन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लिख नहीं रही थीं, बल्कि सक्रिय रूप से संस्थाएं बना रही थीं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, छायावाद और उनकी काव्य शैली, जो सचमुच संवेदी उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अगर हम उनके काम की गहराई में जाएं, तो वहां एक निराला वैशिष्ट यानी एक बिल्कुल अद्वितीय विशिष्टता देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं का मुख्य आधार प्रणय एवं वेदनानुभूति यानी प्रेम और पीड़ा का अनुभव है। उनके साहित्य में एक ऐसा रहस्यात्मक और आध्यात्मिक रूप उभरता है जो जड़ और चेतन को मानो एक कर देता है। ये कोई आम वियोग नहीं है, ये पीड़ा का वो परिष्कृत रूप है जो सीधे आपकी आत्मा को छू लेता है। उनकी भाषा पर पकड़ इतनी गजब की थी कि जब आप उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं लगते, वो मानो जीवंत चित्र बन जाते हैं। वो दृश्य, श्रव्य और स्पर्शिक बिंबों यानी जिन्हें आप देख सकें, सुन सकें और महसूस कर सकें, उनका इतनी कुशलता से प्रयोग करती थीं। पारंपरिक छायावादी प्रतीकों के साथ उनके अपने मौलिक प्रतीकों का ये संयोजन इतना सटीक था कि इसने छायावादी आंदोलन में एक बिल्कुल नए सौंदर्य शास्त्र की जान फूंक दी। चलिए अब रुक करते हैं चौथे भाग की तरफ, उनका गद्य और प्रमुख रचनाएं। एक नजर डालते हैं उनकी विस्तृत ग्रंथ सूची पर। साहित्य के इस पटल पर उनकी प्रतिभा का एक बड़ा ही अद्भुत दोहरा रूप देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ उनकी कविताएं हैं जो बहुत ही प्रतीकात्मक, रहस्यमय और भावनाओं से भरी हुई हैं, और ठीक दूसरी तरफ उनका गद्य और उनके संस्मरण हैं जो एकदम यथार्थवादी और जमीन से जुड़े हुए हैं।
एक ही इंसान का रहस्य की वायवीय दुनिया में और साथ ही जमीनी हकीकत बयां करने वाले चरित्र चित्रण में समान रूप से माहिर होना, ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ बात है। अगर हम उनके प्रमुख काव्य संग्रहों पर नजर डालें तो निहार और रश्मि से लेकर दीपशिखा और अग्निरेखा तक की ये लिस्ट मिलती है। और यकीन मानिए, ये महज किताबें नहीं हैं, ये हिंदी साहित्य के मील के पत्थर हैं। नीरजा, सांध्य गीत, यामा और सप्तपर्णा जैसी रचनाओं में गीति काव्य की ऐसी मौलिकता है जिसने उन्हें अपने युग के प्रधान कवयित्री के रूप में स्थापित कर दिया। इन रचनाओं ने वाकई एक पूरी पीढ़ी को भावनाओं की एक नई भाषा सिखाई है। और अगर गद्य और निबंध की बात करें तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं ने हिंदी में रेखाचित्र और संस्मरण विधा को एकदम नई ऊंचाइयां दी। वहीं श्रृंखला की कड़ियां तो एक ऐसी अभूतपूर्व रचना है जिसने महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर बहुत गहरी चोट की और हिंदी साहित्य में नारीवादी विमर्श की एक तरह से नींव ही रख दी। विवेचनात्मक गद्य या क्षणदा जैसे निबंधों को पढ़कर साफ पता चलता है कि उनके भीतर कितनी प्रखर सामाजिक चेतना थी। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, उनके प्रसिद्ध गीत और उन शीर्ष 10 उत्कृष्ट रचनाओं की एक झलक। एक महान गीतकार के तौर पर वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं और इसका कारण उनकी ये बेहतरीन रचनाएं हैं। जरा इन शुरुआती शीर्षकों को सुनिए। मैं नीर भरी, फिर विकल हैं प्राण मेरे, या बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। ये गीत एक अनंत खोज, वियोग की पीड़ा और एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति के प्रति उनके गहरे समर्पण को दिखाते हैं। इन आंखों ने देखी न रहा कहीं और कौन तुम मेरे हृदय में जैसी पंक्तियां तो रहस्यवाद की बिल्कुल चरम सीमा है। इसी लिस्ट को आगे बढ़ाएं तो क्यों अश्रु न हो श्रृंगार मुझे, झिलमिलाती रात और चिर सजग आंखें जैसी रचनाएं अपनी जादुई लय के कारण आज भी साहित्य प्रेमियों की जुबान पर रहती हैं। सब आंखों के आंसू और इस पथ से आना जैसे गीतों में शब्दों का बहाव ऐसा है जो बिना किसी रुकावट के सीधे पाठक के दिल तक पहुंचता है। यही बात इन्हें हमेशा के लिए कालजयी बना देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी भाग यानी भाग 6 पर, उनके सम्मान और विरासत पर। जब किसी ने अपना पूरा जीवन इतने बेमिसाल काम को समर्पित कर दिया हो तो सर्वोच्च सम्मान मिलना तो तय था। आपको बता दें, साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली वो पहली लेखिका बनी। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। उनके काव्य संग्रह यामा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और महान कवि जयशंकर प्रसाद जी के साथ उनके सम्मान में एक युगल डाक टिकट भी जारी किया गया। ये सब उनकी महान विरासत के पक्के सबूत हैं। जीवन, पीड़ा और इतनी अपार उपलब्धियों के सफर को देखने के बाद हमारे मन में एक बड़ा सवाल जरूर आता है। महादेवी जी की लेखनी में पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र और उनकी अपनी मौलिकता का जो वो जादुई मिश्रण था, वो आज के इस तेज सर्रार आधुनिक दौर में भी छायावाद और हमारी सूक्ष्म भावनाओं को आखिर कैसे जिंदा रखे हुए हैं। इस पर जरूर सोचेगा। इसी विचार के साथ महादेवी वर्मा जी के जीवन और साहित्य को करीब से जानने का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है।